बीजेपी की एक और नई लिस्ट सामने आई है जिसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े 7 नए नाम हैं। अब उन नामों में बताया जा रहा है कि 5 एकदम नए नाम होंगे और 2 पुराने रिपीट किए गए हैं। 5 में भी 3 लोगों के टिकट काटे गए हैं, तो इन सब के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि जो राजपूतों की नाराजगी की बात चल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर बीजेपी क्या कुछ तैयारी कर रही है, क्या काट ढूंढ रही है, कैसे अपने नेताओं को डिप्लॉय कर रही है, उसके बारे में बताएंगे। साथ ही रामपुर को लेकर खबरें आ रही हैं कि आजम खान फिर से नाराज हो गए हैं। जो वहां नदवी साहब उतारे गए हैं वो कह रहे हैं कि हम आजम खान को नहीं मनाएंगे अब की बार। तो इसके पीछे क्या कहानी है ये आपको बताएंगे। और सभी विषयों पर बात करने के लिए लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं जो नई लिस्ट आई है बीजेपी की उससे, जिसमें 3 प्रत्याशियों के टिकट काटे गए हैं जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, सांसद थे। 7 लोगों के नाम घोषित किए गए, 5 नए नाम है। एक बार पहले मैं नाम बता देता हूं। मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर हैं, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, इनका टिकट रिपीट हुआ है। फूलपुर से टिकट कटा है, प्रवीण पटेल को मिला है। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला है, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा है। बलिया से टिकट कटा है वीरेंद्र सिंह मस्त का, और नीरज शेखर को टिकट मिला, जैसे पंकज जी बता भी रहे थे। मछली शहर से टिकट रिपीट हुआ है, बीपी सरोज को मिला है। और गाजीपुर, जिसका बड़ा कयास लगाया जा रहा था कौन लड़ेगा, वहां पारसनाथ राय का टिकट घोषित किया गया है। तो पंकज जी, ये 7 नाम हैं। बारी बारी से मैं चाहूंगा पहले जो टिकट कटे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फूलपुर, इलाहाबाद और बलिया। देखिए, बलिया का जो मामला है वो सबको पता था कि बलिया में वीरेंद्र सिंह मस्जी का टिकट कट रहा है। वीरेंद्र सिंह मस्जी को भी इस बात का आभास हो गया था, संकेत मिल रहे थे। तो कहते हैं ना कि जब हवा बहने लगती है तो कुछ कुछ होने लगता है, इस तरह के एहसास थे। और मैंने एक दिन आपसे चर्चा की थी सौरभ जी, तो हमने ये कहा था कि प्रधानमंत्री कुछ लोगों को पसंद करते हैं व्यक्तिगत रूप से जी। और उसमें हमने एक मुलाकात का हवाला दिया था जब समाजवादी पार्टी छोड़कर नीरज शेखर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने 7 लोक कल्याण मार्ग पे। तो जब उन दोनों के बीच जो बात हुई थी, उस बात में जो दोनों के रिश्तों की गर्मजोशी थी, जिसमें प्रधानमंत्री का ये कहना कि मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ आए हैं और हम चाहते थे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ काम करना। तो मुझे लग रहा था कि नीरज शेखर को ही टिकट मिलेगा। और नीरज शेखर राज्यसभा के मुकाबले वहां से लोकसभा का सांसद बनना चाहते रहे हैं। मैं जानता हूं इस बात को। 2019 में भी जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी इस बात को लेकर के। वो तब भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। लोकसभा के एमपी बनना राज्यसभा के एमपी बनने में बहुत फर्क होता है। तो इस बात की चर्चा थी कि नीरज शेखर को मिलेगा। तो वीरेंद्र सिंह मस्त, वो भी ठाकुर बिरादरी के, उनका टिकट कटा, उनके बदले ठाकुर बिरादरी के नीरज शेखर आ गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं नीरज शेखर, राज्यसभा सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी रहे और बीजेपी से भी रहे। और पहचान की कोई किल्लत नहीं है, सब लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। पहचान की कोई किल्लत नहीं है। एक उनकी बड़ी शिकायत रही है, जो उनके इलाके के लोग, बलिया के लोग कहते हैं कि नीरज शेखर जी फोन जल्दी नहीं उठाते हैं। इस बात को नीरज शेखर भी मानते हैं। लेकिन अब जब चुनाव आ गया, जनता के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। अब उठाना पड़ेगा, नहीं तो 2-3 मोबाइल नंबर भी रखने पड़ेंगे, 2-3 सहयोगी रखने पड़ेंगे। अब तो जनता के पास जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी संगठन की बड़ी ताकत है और संगठन ही चुनाव लड़वाता है। और संगठन ने यह तय कर लिया कि नीरज शेखर चुनाव लड़ेंगे तो बलिया से। और बलिया का वो जो इम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, कि जुड़ा होता है, तो बलिया का मामला गाजीपुर से ही था। गाजीपुर से फटा पोस्टर निकला हीरो। किसी ने नहीं सोचा था कि पारसनाथ राय गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, खास तौर से उन हालात में जब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बांदा की जेल में मौत हो जाती है। उसके बाद से जो एक हाइप बनता है फाटक को लेकर, अंसारी परिवार का जो पता है घर का गाजीपुर में, मोहम्मदाबाद में, उस हाइप में बीजेपी से लग रहा था कोई बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम, कोई ऐसा होगा जो अफजाल अंसारी को कड़ी टक्कर दे सके। और अफजाल अंसारी भी कोई छोटे मोटे खिलाड़ी है नहीं भाई साहब। वो भी 10 बार के चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार के विधायक रहे, कई बार के सांसद रहे, हर तरह का दल देख लिया उन्होंने। पिछली बार बीएसपी से सांसद चुने गए थे, तब बीएसपी सपा और आरएलडी का गठबंधन था और टाल ठोकर कह रहे थे अफजाल अंसारी के आओ, जिसको आना है, कौन चुनाव लड़ता है मेरे मुकाबले। अब पारसनाथ राय के लिए हमने जब गाजीपुर के लोगों को फोन किया कि भाई पारसनाथ राय साहब कौन है, मैंने उनकी न तस्वीर देखी थी, न उनके बारे में कभी जाना, न कभी मुलाकात हुई। इतने सालों से यूपी में मेरा राब्ता रहा, लेकिन उनसे कोई मुलाकात नहीं हो पाई। हो सकता है ये मेरी ही वो बात रही हो। तो हमने जानना चाहा तो पहचान उनकी कैसे कराएगी। बीजेपी के नेताओं ने मुझे क्या कहा पता है आप? उन्होंने कहा कि पारसनाथ राय जी जो है उनकी 2 पहचान कराएगी कि मनोज सिन्हा जी के बहुत करीबी हैं और आशुतोष राय के पिता हैं।
जी। अब आशुतोष राय के पिता है, तो आशुतोष राय को मैं जानता हूं। आशुतोष राय जब यहाँ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब आशुतोष राय बड़े विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ अध्यक्ष। करते थे। तो उनके पिता हैं, ये उनकी दूसरी पहचान बताई गई। फिर थोड़ी देर में खबर आई कि वो संघ के जिला संचालक रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया गया कि विभाग सह संपर्क प्रमुख, अभी वर्तमान में संघ में उनको जो कार्य दायित्व दिया गया है, संघ में इसी तरीके से बातें बताई जाती कि उनको जो दायित्व दिया गया है वो ये उनके पास दायित्व है। उनके बारे में कहा जाता है वो संभ्रांत किस्म के व्यक्ति हैं, विनम्र स्वभाव के हैं, बहुत ज्यादा तो लोग इसको उनके बारे पंकज में जी एक तरीके से ये नहीं। माना जाए कि मनोज सिन्हा की चली है, गाजीपुर में टिकट किसको मिलेगा, क्योंकि ये भी आपने जो तमाम पहचान उनकी बताई, उसके अलावा एक पहचान ये भी बताई गई जो मैंने देखा सोशल मीडिया पर, कि वो मंच संचालन का जिम्मा संभालते थे जब मनोज सिन्हा पिछली बार रैलियां कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक तरीके से देखिए तो ये कहा जाता था कि उनके चुनाव संचालक की भूमिका में रहते थे। जब भी मनोज सिन्हा चुनाव लड़ते रहे तो पारसनाथ राय इसी रोल में नजर आते रहे। उनके कुछ वीडियोज भी मेरे साथियों ने वहां से गाजीपुर से भेजी, जिसमें वो, आप सही कह रहे हैं, मंच संचालन कर रहे थे। चुनाव प्रबंधन का काम वो देखते थे, सामने से भी और बिहाइंड द सीन भी एक तरीके से। तो पहली पहचान ये है कि मनोज सिन्हा के करीबी है, यानी मनोज सिन्हा की चली है। ये जो कहा जा रहा था बार बार कि वहां से कोई बाहुबली लड़ सकता है, कोई ठाकुर लड़ सकता है, इस बार कोई पिछड़े पर दांव खेला जाएगा, नहीं, कोई दांव नहीं चली। वहां सिर्फ मनोज सिन्हा का दांव चला। मनोज सिन्हा की पसंद नापसंद चली। और गाजीपुर से अब कह सकते हैं पारसनाथ राय का नाम है, लेकिन पीछे से अगर देखें तो मनोज सिन्हा का नाम है। चेहरा कोई और है लेकिन पीछे की ताकत कोई और है। तो बलिया और गाजीपुर दोनों कनेक्टेड थे। तो भाई बलिया को लेके तो हम सब लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, लेकिन गाजीपुर से पारसनाथ राय को मिला, ये मतलब हम लोगों ने ये सोचा थोड़ा नहीं था चौंकाने कि वाला एकदम नया नाम, जो कि आपने भी कहा कि फोन करना पड़ा, पता करना पड़ा, मुझे भी फोन करना पड़ा, सोशल मीडिया में ढूंढना पड़ा उनके बारे में, तब जानने में आया कि वो पूर्व जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आशुतोष राय, जिनका भी संघर्ष लंबे समय से चल रहा है, वो भी टिकट मांग रहे थे विधानसभा की, उनको नहीं मिला, और पिताजी का और अब लॉटरी लगी है। नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा में जो भी रहे उन सबको कुछ न कुछ मिल गया है। मिलने का मतलब आपने संघर्ष किया। प्रांशु दत्त द्विवेदी भारतीय जनता मोर्चा के अध्यक्ष है तो एमएलसी भी बन गए। इससे पहले जो भी रहे, अब देखिए सबको कुछ न कुछ मिल गया है, लेकिन आशुतोष राय को अब तक कोई ऐसा मिला नहीं है जिससे कह सके वो संघर्ष कर रहे हैं। ना विधानसभा का टिकट मिला, ना फिलहाल पिताजी को फला है। हाँ, अब पिताजी को फला है और अब पिताजी के लिए उनको चुनाव लड़वाने में उनकी भूमिका होगी। लेकिन एक नाम जो है, जिस तरीके से गाजीपुर को नाम सुन के हम लोग चौंक गए ना, वैसा ही चौंकाने वाला नाम प्रयागराज से भी आया भाई साहब जी, केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी जी। अब नीरज भाई जब आया लिस्ट में नीरज त्रिपाठी कौन है, तो माथा ठनका मेरा कि कई बार नीरज त्रिपाठी सुना। अच्छा, केसरीनाथ त्रिपाठी जी के बेटे हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी जी बड़े मतलब पुरानी किस्म के जो बीजेपी के नेता हैं, जिनको लोगों को बिठाकर बात करना, पॉलिटिकल गॉसिप तमाम वो सब बताना, तो नीरज त्रिपाठी का नाम मतलब आ गया। अब नीरज त्रिपाठी कभी बीजेपी में मुझे किसी बैठकों में दिखे नहीं है, एक्टिव पॉलिटिक्स में आपने भी नहीं कहीं सुना होगा। वो यूपी में एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। वो वकालत करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और चूंकि बीजेपी की सरकार है, केसरीनाथ त्रिपाठी जी भारी भरकम नाम हुआ करते थे एक दौर में। भाई यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उनके टाइम में जो सारी चीजें राजनीतिक उठापटक हुआ वो दौर देखा उन्होंने। फिर जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई तो उनको इनाम भी मिला और उनको बंगाल में गवर्नर भी बनाया गया केसरीनाथ त्रिपाठी जी को। तो केसरीनाथ त्रिपाठी जी के बेटे हैं नीरज त्रिपाठी। ये कई सारे नाम चल रहे थे, हम लोगों ने चर्चा की थी। संजय मिश्रा से लेकर ना जाने कितने नाम पर चर्चा हुई कि गोपाल नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी तक की भी चर्चा हुई। किसी संजय मतलब नीरज त्रिपाठी की चर्चा हमने नहीं की थी, तो बड़ा चौंकाने वाला नाम रहा। ये बात जरूर है कि प्रयागराज में एक ब्राह्मण का टिकट कटा है, रीता बहुगुणा जोशी, और उनका लग भी रहा था, जैसे हम लोग मान के चल रहे थे कि वीरेंद्र सिंह बस का टिकट कटना तय है, वैसे ये लग रहा था कि रीता बहुगुणा जोशी, जिनके बेटे मयंक जोशी पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में चले गए थे बीजेपी से, तब से ये लग रहा था कि रीता जी को इसका खामियाजा, बेटे के पाला बदलने का नुकसान माता जी को हो गया और नीरज त्रिपाठी प्रयागराज से उम्मीदवार हो गए। बिल्कुल। अगला सटी हुई सीट जो बता रहे हैं आपने, सटी हुई सीटों की बात करें तो फूलपुर है, और फूलपुर से प्रवीण पटेल का टिकट हुआ है, जो कि बताया जा रहा है कि विधायक हैं और उनका टिकट हो गया है। पिछली बार केसरी देवी पटेल सांसद थी, उनका टिकट कटा है यहाँ पर।
देखिए, केसरी देवी पटेल जो सांसद थी उनका भी टिकट कटना था। और ये चर्चा थी और ये कहा जा रहा था कि उनके बदले में दीपक पटेल, जो कि बीएसपी के विधायक भी रहे हैं, तेज तर्रार नेता हैं, उनको शायद फूलपुर का टिकट मिले। लेकिन संगठन ने, पार्टी ने फैसला किया है कि प्रवीण पटेल को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। तो प्रवीण पटेल बीजेपी से भी 2 बार विधायक रह लिए, बीएसपी से भी 1 बार विधायक रहे, वहीं फूलपुर के ही हैं। तो प्रवीण पटेल केसरी देवी पटेल की जगह पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, फूलपुर जो है यूपी में अगर देखें, नहीं होता कि जैसे मधेपुरा के लिए बिहार में हम लोग कहते हैं कि वो गोप का पोप है, मतलब इलाका, मतलब यादवों का गढ़ है। तो वैसे ही अगर हम बात करें यूपी में ना, तो फूलपुर को मानते हैं कुर्मियों का गढ़ है। हालांकि इस लोकसभा सीट पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कभी सांसद रहे, और माफिया डॉन अतीक अहमद जो भी इस दुनिया में नहीं है वो भी यहाँ से सांसद रहे। लेकिन परिसीमन के बाद जो स्थितियां बनी है उसमें ये पटेल बिरादरी का ये दबदबा है, मतलब उनका दबदबा है, उन्हीं के जो है बिरादरी के लोग यहाँ से चुनाव जीतते रहे। तो इस बार प्रवीण सिंह पटेल जो हैं वो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हो गए हैं। बिल्कुल। तो प्रवीण पटेल हो गए और आते हैं मैनपुरी पर, क्योंकि इस पर बड़ी लोगों की निगाहें थी कि मैनपुरी में डिंपल यादव के सामने आखिर कौन चुनाव लड़ेगा। अपर्णा यादव का नाम आया, संघमित्रा मौर्य का नाम आया, मगर अंततः मिली टिकट जयवीर सिंह ठाकुर को, जो कि कहा जाता है कि फिरोजाबाद से टिकट मांग रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मैनपुरी से उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं। एक तो वो मंत्री हैं यूपी सरकार में जी। तो देखिए, पिछली बार भी जो लोग ना यूपी सरकार में मंत्री थे, जब सांसद बन के पहुंच गए दिल्ली, तो सबको कुछ मिला तो नहीं। रीता जी यहाँ मंत्री थी, एसपी सिंह बघेल जी भी यहाँ मंत्री थे और पहुंच गए सांसद बनकर। बघेल जी को तो बाद में मिल गया, रीता जी का तो हाल देख लीजिए, टिकट भी नहीं बचा। तो ठाकुर जयवीर सिंह की थी कि अगर मान लीजिए हमको लड़ाना ही है, भाजपा ने तय कर लिया कि भाई कूदो रिंग में, तो फिरोजाबाद से दे दीजिए अक्षय यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं उम्मीदवार, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने। और मूलतः वो फिरोजाबाद के रहने वाले भी, तो उनकी इच्छा वहीं से थी। लेकिन संगठन शुरुआत से चाहता था कि मैनपुरी से ही आपको चुनाव लड़ना है, जहां से, जिस इलाके से आप विधायक हो वहीं जाओ और वहीं आप चुनाव लड़ो। ठाकुर बिरादरी के हैं, मतलब ये भी कह दें कि मैनपुरी में ठाकुर वोटरों का बड़ा दबदबा है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप यादव के बाद जाए तो सबसे ज्यादा वोटर वहां शाक्य बिरादरी के हैं। वैसे भी मैनपुरी एक तरीके से मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी और परिवार का गढ़ रहा है। मतलब लगातार मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतते रहे, तेज प्रताप यादव चुनाव जीते, फिर डिंपल यादव आ गई। 2019 के चुनाव में देखिए, हालांकि 1 लाख के वोटों के अंतर से मुलायम सिंह यादव जीते थे, तभी से बीजेपी को लगने लगा। हालांकि बाद के उपचुनाव में बड़ी भारी हार हुई जब एसपी सिंह बघेल यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से रघुराज सिंह शाह की चुनाव लड़े थे। मैंने कहा ना, यादव और शाह के वहां सबसे ज्यादा है। पर यहाँ पर ठाकुर जयवीर सिंह जो ठाकुर बिरादरी के हैं, उनके नाम का पर्चा फट गया है, तो अब ठाकुर जयवीर सिंह मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर 7 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है और 5 सीटें पंकज जी अभी भी बची हुई हैं, जिन पर लोग कयास लगाते रहेंगे। वो सीटें हैं कैसरगंज, देवरिया, रायबरेली, फिरोजाबाद और भदोही। ये 5 सीटें अभी भी बची हैं। तो इन 5 सीटों को लेकर क्या कोई खबर है कि ये क्यों होल्ड पर हैं, कब तक आ सकती है इनकी लिस्ट? भाई कुछ पता नहीं है। रायबरेली की जीत जो बात है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा कांग्रेस अपना माइंड मेकअप कर ले, उस हिसाब से हम उम्मीदवार उतारें। अगर कोई लाइट वेट आ गया हम उस हिसाब से देंगे, कोई अगर हैवी वेट आ गया, मतलब हैवी वेट हम कह रहे हैं तो या प्रियंका गांधी लड़े या राहुल गांधी लड़े, और कौन हैवी वेट होगा कांग्रेस से भाई। तो उस हिसाब से हम उम्मीदवार देंगे। तैयारी पूरी है बीजेपी के संगठनात्मक तौर पर, और उसके पास हर तरह के उम्मीदवार हैं। अब कैसरगंज का जो कहा जा रहा है कि 18 तारीख को ट्रायल है, कोई दिल्ली में जो कोर्ट है वहां पे, तो उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का जो है मामला, तो 18 तारीख के बाद फैसला हो सकता है कि कैसरगंज से किसको टिकट मिलेगा, जो बताया जा रहा है भाई। अब जी। हम लोग ने नीरज त्रिपाठी जब आ जाए लिस्ट पंकज जी तभी मानने वाला है, जब आ जाए तभी मानेंगे। और दूसरी बात जो है देवरिया को लेकर के, चूंकि ये ब्राह्मणों का गढ़ होता है, ये जैसे कि हमने कहा ना कि पटेल बिरादरी का फूलपुर है, वैसे ब्राह्मणों का देवरिया है। मतलब एकदम सेफ सीट मानी जाती है कि कानपुर से जिसको टिकट मिल जाएगा बीजेपी से चुनाव जीतना तय है, किसी को खड़ा कर दो। देवरिया से भी यही हाल है, किसी को खड़ा कर दो उसकी जीत है। मतलब पॉलिटिकल सर्किल में इस तरह की चर्चा है। यहाँ से कांग्रेस ने अखिलेश प्रताप सिंह को दिया है टिकट, वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। देवरिया से जिन लोगों को टिकट चाहिए वो लोग भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं, उनके रोज नए नए वीडियो आ रहे हैं। मतलब अभी तक जो टिकट के दावेदार जिनकी चर्चा हो रही है
अब नीरज त्रिपाठी की चर्चा तुमने प्रयागराज से सुनी नहीं थी, वो तो जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले जा रहे थे एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर, लेकिन उनको टिकट मिल गया। देवरिया में जो दावेदार है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अब किसको टिकट मिलेगा कहना बड़ा मुश्किल है, होल्ड पर है। रमापति राम त्रिपाठी अभी वहां से सांसद हैं, उससे पहले कलराज मिश्रा होते थे, रमापति राम त्रिपाठी के बेटे पहले संत कबीर नगर से सांसद हुआ करते थे। तो देखते हैं इस बार किसको मिलता है। बिल्कुल। तैयारी एक और मसला है, उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि बीजेपी आखिर क्या कर रही है। राजपूतों की जो नाराजगी की खबर, जिस पर हमने डिस्कस भी किया था पिछले एपिसोड में अंगद जी, उसको लेकर क्या कुछ बीजेपी कर रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज योगी आदित्यनाथ सरधना पहुंच रहे हैं संजीव बालियान के प्रचार के लिए, क्योंकि पश्चिमी यूपी में एक खास तौर पर इसका असर देखा जा रहा है। और सहारनपुर हमने देखा राजनाथ सिंह पहुंचे, वहां उन्होंने बयान दिया कि इस तरह का जो शगुफा है कि राजपूत नाराज हैं, जाट नाराज हैं, ये नाराज हैं, वो नाराज हैं, वो समाजवादी पार्टी करती है। तो क्या कुछ बीजेपी इसको डिफेंड करने के लिए कर रही है? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी बीजेपी डैमेज कंट्रोल के लिए कोई ऐसा सामने से कोई सा काम करते हुए नहीं दिख रही। लेकिन अगर आप चले जाए पश्चिमी यूपी में जी, हर चौक चौराहे से लेकर गांव गलियों में इस बात की बड़ी चर्चा है कि ठाकुर नाराज। ये बात हम पश्चिमी यूपी के नहीं कर रहे हैं, मैं बिहार में लोगों से बात कर रहा हूँ, राजस्थान में बात कर रहा हूँ, गुजरात में, पता नहीं कहां से नैरेटिव चला है। आप देखिए गुजरात में हालात देख लीजिए, कल जो एक वो पगड़ी हट जाने वाली बात आई करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं राजा शेखावत को लेकर के, कितना वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला का एक बयान आया, वो मार्च महीने का बयान आया, उसका विरोध हुआ, उन्होंने वीडियो जारी कर माफी मांग ली, उसके बावजूद वहां के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल का विरोध हो रहा। और क्षत्रिय जो सभा है वो कह रहा है कि नहीं, पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट आपको काटना पड़ेगा। उनकी मांग आखिरी यही कि इसके बिना हम कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अब वो पटेल बिरादरी के हैं, पटेल बिरादरी का टिकट काटना भी मतलब बीजेपी के लिए समझिए भारी मुसीबत। अब हम चले आते हैं पश्चिमी यूपी में, ये जो सहारनपुर में ननौत इलाके में जो रविवार को छतरी पंचायत हुई, जिसमें उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुट गई, हालांकि उसको लेकर तमाम तरह की चीजें कही जा रही। कुछ लोग कहते हैं 2000 की भीड़ थी, कुछ लोग कहते हैं 50,000 की, 1 लाख की भीड़ है। हम और आप जब इस वीडियो पर बात कर रहे हैं, इस चर्चा में मतलब बात कर रहे हैं ठाकुरों की नाराजगी पर, तो बहुत संभल के हमें चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इसमें क्या है कि दो पक्ष हैं और आप कुछ कहते हैं और तुरंत गालियां, या तो आपको गालियां मिलती है या आपको गालियां मिलती। लेकिन हमारा काम है कि जो चर्चा में उसके फैक्ट्स को रखना है। ये बात वहां से शुरू हुई जब गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला ने अपना बयान दिया। उसके बाद ये बात यूपी कैसे चली आई? वो मामला तो गुजरात का था, वो यूपी इसीलिए आई कि हुआ यूं कि गाजियाबाद में जो बीजेपी के सांसद, मोदी सरकार के मंत्री जनरल वीके सिंह, उनका जो टिकट कटा, उससे एक नैरेटिव बनने लगा। वहां से मामला और बात आगे बढ़ने लगी और फिर ये होने लगा कि पश्चिमी यूपी में हमें कोई टिकट नहीं मिला। उनका ये कहना था कि भाई गाजियाबाद में अगर वीके सिंह का टिकट कटा कोई बात नहीं, लेकिन उनको रिप्लेस करते अब ठाकुर से। आपने वैश्य समुदाय से क्यों रिप्लेस कर दिया? आपने मेरठ में रिप्लेस किया राजेंद्र अग्रवाल को, तो अरुण गोविल को दे दिया उसी बिरादरी से। तो हमारे मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, सहारनपुर से राघव लखनपाल ब्राह्मण जाति के हैं और वो चुनाव हार गए, फिर भी उनको टिकट मिल गया जी। जैसे कि बीपी सरोज के मामले में मछली शहर में जी। लेकिन ठाकुर समाज ये चाहता था कि वहां से सुरेश राणा को टिकट। तो ये अचानक से चीजें घर और इसीलिए देखिए कल हमने देखा कि पीलीभीत में सभा में सुरेश राणा को अपने पास बुलाकर प्रधानमंत्री बात भी कर रहे थे। मैं ये बात कहने वाला था। अब क्या है कि क्या कल जो मंच पर हुआ पीलीभीत में, जिसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक मंच पर बीच में बैठे हुए हैं, वरुण गांधी तो नहीं आए सभा में, सुरेश राणा वहां थे और सुरेश राणा बिल्कुल मंच पर बिल्कुल आखिरी लाइन में कहीं बैठे हुए थे। वहां से इशारा करके प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया। कल का 2 वीडियो वायरल हुआ था, एक योगी जी जो आगे से पीछे से जा रहे थे तो उनको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं अब आगे से जाइए, इशारा करते हुए दिखाया, क्योंकि मेरठ में और कहीं पर ऐसा लग रहा था कि बातें फैलाई जा रही थी कि उनको इग्नोर किया गया। तो कल वाला ये वीडियो वायरल हुआ। फिर उसके बाद सुरेश राणा बगल में आए, उनसे जो बात कर रहे थे और जिस कंफर्ट जोन में बात करते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पे मुस्कान आ रही, तो बड़ा वीडियो वायरल हुआ। अब छतरी सभा कह रहा, देखिए हमारा दबाव, हमने 1 ननौत में सभा की और 4 की घोषणा कर दी, तो बीजेपी की हालत ऐसी हुई कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही करेक्टिव मेजर्स में लग गए, यानी वो खुद ही चीजों को, हालात को सुधारने में लगे। अब आते हैं आज की बात। आज सरधना, जहां से संगीत सोम पिछली बार विधानसभा का चुनाव हार गए, ये मुजफ्फरनगर लोकसभा में सीट आती है, वैसे मेरठ जिले में जी। संगीत सोम वो भी ठाकुर बिरादरी के, सरधना से वो चुनाव हार गए, अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के चुनाव जीत गए। वहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
वहां आज चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। उनकी पहली सभा जम्मू कश्मीर में कठुआ में है और वहां से सीधे आ रहे हैं कहां वो, तो सरधना में आ रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जिस सहारनपुर के ननौत में ठाकुरों ने पहली पंचायत की है, वहां दूसरे ठाकुर बिरादरी के राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, वो सहारनपुर में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। अब इसे अब संयोग कहिए या एक तरीके से राजनीतिक प्रयोग कहिए, लेकिन इसकी चर्चा तो होगी नहीं कि क्या ये महज अनायास तो नहीं ना हो गया ना भाई कि ठाकुर नाराज हैं, वो इस तरीके से बीजेपी को हराने की कस्में खा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाली जो पंचायतें हैं, जो 11 तारीख को सिसौली में होगी, वहां गंगा जल लेकर कसम खाने की तैयारी है। मैं पूरन सिंह जो हैं वहां पर, जो छतरी पंचायत जिन्होंने करवाई, मुजफ्फरनगर के रहने वाले, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा हमने तो पूरा एकदम अपनी गांडी उठा लिया है हमने कि जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, ये बात सिर्फ टिकट की और नेता नगरी को एडजस्टमेंट की नहीं है, ये बात हमारे मान और सम्मान की है। वो कह रहे हैं कि हमारे मिहिर भोज को गुजर अपना बताने लगे हैं, हमें दरकिनार किया जा रहा। तो एक तरीके से जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में ठाकुर लामबंद हो रहा है, धीरे धीरे मुझे इस बात की आशंका हो रही है कि ये सेंट्रल यूपी से लेकर पूर्वांचल तक न फैल जाए। अब जैसी बात हो रही है कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह की, अभी पहुंचाई कि बीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटा तो नीरज शेखर को मिला, किसी दूसरे को मिल जाता तो कहा जाता ये भी बीजेपी जानबूझकर जो है इस तरीके से ठाकरों की अनदेखी कर रही है। तो ये पश्चिमी यूपी में एक बड़ा वो बन गया है। वहां पर जितने भी बड़े नेता हैं, मुझे आज ये जानकारी मिली है सौरभ जी कि जो बीजेपी के ठाकुर हैं वो भी अब अलग से इन छतरी पंचायतों के खिलाफ एक पंचायत करने का मन बना रहे हैं। और 11 तारीख को ये छतरी पंचायत होगी, अब 12 तारीख को बीजेपी वाले भी मुजफ्फरनगर के किलौसी जगह है कोई, किलनसी या क्या नाम बताया मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, वहां पे एक रामनाथ सिंह है जो कि मुजफ्फरनगर के बीजेपी नेता है, संजीव बालियान के करीबी माने जाते हैं, वो एक पंचायत बुला रहे हैं। तो अगर इस तरीके से पंचायतों का सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे नहीं लगता कि विराम लगेगा। और इन छतरी पंचायतों के ठाकुरों की मांग है कि हम यूपी के जो बीजेपी नेता है ना, इन सब की बात नहीं सुनने वाले। उनका कहना है जिस तरीके से जाट जब नाराज होते थे, उनके बड़े लोगों को, समाज की बिरादरी के, गांव के लोगों को दिल्ली में बुलाकर उनसे बात की जाती थी, संवाद की जाती थी, वैसा ही हमारे साथ हो तो हम मानेंगे। मतलब आप इशारा समझ गए होंगे कि यहाँ यूपी से संभलने वाला नहीं है, बात दिल्ली से संभाली तभी संभलेगा। बिल्कुल। अंत में मैं आपसे एक सवाल संक्षेप में उसका जवाब चाहूँगा। आजम खान की नाराज़गी की बड़ी खबरें चल रही हैं और वहाँ के जो प्रत्याशी हैं नदवी साहब, उन्होंने भी कह दिया कि हम नहीं मनाएंगे। वाकई आजम खान फिर से नाराज़ हैं? एक तो सोशल मीडिया पोस्ट मैंने ये भी देखा कि बसपा के समर्थन की बात हो रही है। देखिए, इसमें दो चीज है भाई। मतलब आजम खान तो जेल में है सीतापुर में, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, ना उन्होंने कोई चिट्ठी जारी की। और वो जो उनके 2-3 लोग करीबी होते हैं, जैसे आसिम रजा है जो इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिया था, या समाजवादी पार्टी के विधायक हैं नसीर खान, वो, या एक मनोज सागर करके है ना वहां, अजय सागर करके जो जिलाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हुआ ये कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष है वीरेंद्र गोयल, उन्होंने किसी यूट्यूबर को एक इंटरव्यू दे दिया कि भाई ये जो जिशान खान है ये बड़े अच्छे नेता हैं। जिशान खान रामपुर से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वीरेंद्र गोयल ने जिशान खान की तारीफ कर दी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहिबुल्लाह नदवी की उन्होंने इशारों में बुराई कर दी। वहां से ये माहौल बन गया पूरे रामपुर में और सोशल मीडिया में कि भैया आजम खान का आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनका समर्थन ये समाजवादी पार्टी वाले उम्मीदवार को नहीं है, ये बसपा वाले उम्मीदवार जिशान खान को है। और वहीं से बात फैलती चली गई, बात फैलती हुई चली जा रही। लेकिन फ्रंट पर देखें तो ना तो आजम खान ने कहा, ना उनकी कोर टीम के किसी सदस्य ने सामने आकर कहा कि आजम साहब, जैसे होता है ना भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि हम लोग गए थे सीतापुर जेल में मिलने के लिए, आजम साहब ने कहा कि हमारे मोहिबुल्लाह खान को हमारा समर्थन नहीं है, नदवी को समर्थन नहीं, जिशान खान को, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस बीच क्या हो गया है कि मोहिबुल्लाह नदवी जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, जो इमाम हैं, वो ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे आपको समझने में इशारों में आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं वो आजम खान के खिलाफ बात कह रहे हैं। तो दोनों चीजों को जोड़ के देखिए तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये किसी की जागीर नहीं है, हाँ, ये किसी की विरासत नहीं है। पहले कुछ होता था, आजम खान जैसे यहाँ बहुत रहे होंगे, आजम खान के पहले भी राजनीति होती थी और उनके बाद भी राजनीति होती रहेगी। तो इन सब चीजों से ये बल मिल रहा है कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं पीछे खिचड़ी पक रही है, भले सामने दिख नहीं रहा।
वरना नदवी साहब के इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत तो है नहीं, क्योंकि बिल्कुल। अखिलेश यादव खुद आजम खान को समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता मानते हैं। तो कुछ ना कुछ तो है सौरभ जी, मुझे लगता है। बिल्कुल, और यूपी है और राजनीति है, सब कुछ ना कुछ तो हमेशा चलता ही रहेगा। और जो भी ऐसे ही राजनीति से जुड़े अपडेट्स हैं, जो भी अंदर खाने चल रहा है, पंकज जी ऐसे लाते रहेंगे। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी जनता तक उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट ऐसे ही हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।